वन वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये बुक हमारी जो चल रही है इसका हम पहला सेट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 3 पोर्शन थे, स्पोर्टिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और तीसरा था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ये तीनों पोर्शन ग्रामर के होते हैं। तो हम अपनी इस सीरीज में जो ये प्लेलिस्ट चल रही है आपके सामने, तीसरी वीडियो है इसकी और तीसरा ही दिन है आपके टेस्ट का। तो इसका आज दूसरा सेट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले सेट का ग्रामर पोर्शन कवर कर चुके हैं हम। और जिन बच्चों को पहला सेट करना है, जो न्यू है, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो इस लिस्ट को पहले वीडियो से देखें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना सेकंड सेट पर चलते हैं। ठीक है, ये रहा इसका बुक का सेकंड सेट। और इस बुक के पहले 10 क्वेश्चन ही, पहले 5 क्वेश्चन तो दिए हुए हैं हमें, फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ये तो दिए हुए हैं एरर्स, और जो 5th टू 6th टू 10th क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं हमें ब्लैंक। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही चीज कवर करने वाले हैं हम। फटाफट से पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आपको मार्क्स भी देखने हैं आपने, और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है। तो चलिए पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमको दिया है, बॉबी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। तो यहाँ पर एरर आपको बताना है। आंसर लगा लिया है और इसके बाद में मैं बता रहा हूँ आंसर। ठीक है, बॉबी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। बॉबी ने अल्फाबेट्स यानी कि लैंग्वेज अपनी सीख ली थी कब तक? एज 2 साल की उम्र तक। अल्फाबेट्स में आपको नाउन के चैप्टर से एरर दिया हुआ है। यहाँ पर एस को आपको रिमूव करना होगा इसमें से, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब भी हम वर्णमाला या अपने वर्ड मीनिंग्स या शुरुआती बेसिक नॉलेज को सीखने की बात करते हैं तो वहाँ पर अल्फाबेट आता है। अल्फाबेट्स का मीनिंग अलग हो जाता है। ये नाउन के चैप्टर में मैंने बताई हुई है सभी स्टूडेंट्स को, तो नाउन की वीडियो में वो चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको एस हटाना है। तो एरर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, बी पार्ट में। सेंटेंस की हिंदी हो गई, बॉबी ने अपने अल्फाबेट यानी कि ABCD वगैरह या बेसिक नॉलेज जो थी वो 2 साल की उम्र में सीख ली थी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। सेकंड सेंटेंस कहता है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज। अब यहाँ पर अच्छा, सेकंड सेंटेंस से पहले मैं एक चीज बता दूं, जब भी वर्ब में हम लर्न में टी लगाते हैं, ये चीज ध्यान रखना है, ये वर्ब में आता है। अगर हम ईडी लगाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उसका मतलब अनुभवी या अपने फील्ड का अच्छा जानकार मीनिंग होता है। तो कई बार LEARN ED से पहले द भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो नाउन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप वर्ब में लगाएं तो वर्ब में ईडी ना लगा करके टी का मोस्टली प्रयोग करें। ये कई बार एरर हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द सम एंड सब्सटेंस यानी कि इसका जो सार है, सम एंड सब्सटेंस एक फ्रेज के तौर पर यूज कर सकते हैं। सार किसका? ऑफ दिस पोयम, इस पोयम का इज एज फॉलोज। वो आगे दिया गया है, फॉलोज का मतलब आगे आना किसी चीज का। ठीक है, अब ध्यान रखना है, ये वैसे आर्टिकल के चैप्टर से पूछा गया है, तो आंसर लगा लीजिए अपना, फिर मैं बता रहा हूँ आंसर। द सम एंड सब्सटेंस, जब भी सेंटेंस में एक आर्टिकल आए, 2 चीजें भले ही हैं, लेकिन अगर एक ही आर्टिकल आए तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा सिंगुलैरिटी को या फिर एक ही चीज को शो करेगा। तो यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग इज वर्ब लगानी चाहिए थी और इज ही यहाँ पर दी हुई है। दैट मीन्स इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? अब अपने आंसर्स मैच करते रहिएगा और बाद में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। नेक्स्ट है, आई वॉच्ड हाउ द पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। मैंने देखा कि कैसे पियानिस्ट ने अपना लेफ्ट हैंड यूज किया। अब इस सेंटेंस को देखें, अगर हम आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। इस सेंटेंस को अगर देखें तो ये सेंटेंस जो है ग्रामर बेस्ड नहीं है, ये एक्चुअली वोकैबुलरी बेस्ड है। तो यहाँ पर केवल और केवल पियानिस्ट की स्पेलिंग गलत दी हुई है। पियानो में अगर आपको IST यानी कि इसका एडजेक्टिव बनाना हो नाउन का, तो आपको यहाँ पर से O हटाना पड़ेगा। तो सेंटेंस की वर्ड की स्पेलिंग बन जाएगी PIONIST, पियानिस्ट। क्लियर हुआ ये? चलिए, तो इस सेंटेंस में भी बी पार्ट में एरर हो गया। ये ग्रामर से नहीं था, ये वोकैबुलरी से था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है, द रुइंस ऑफ द स्पिलवे आर वाइटल क्लू। जो रुइंस हैं, जो अवशेष हैं स्पिलवे के, वो एक महत्वपूर्ण क्लू है या एक महत्वपूर्ण सबूत है किसके? टू द एपिक स्ट्रगल,
एक ऐतिहासिक स्ट्रगल के दैट अनफोल्ड, जो कि सामने आया। अनफोल्ड का मतलब कोई चीज है जो छिपी हुई थी वो सामने आ जाती है, वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज किया हमने। एज जनरेशन ऑफ खमेर इंजीनियर्स, खमेर एक किंगडम था, पुराना एक सभ्यता थी, तो वो किंगडम के इंजीनियर्स की बात हो रही है यहाँ पे। खमेर इंजीनियर्स कॉप्ड विद ए वाटर सिस्टम, जिन्होंने एक ऐसे वाटर सिस्टम के साथ में कोप किया या मेल बैठाया दैट ग्रू कॉम्प्लेक्स एंड अनरूली, जो कि कॉम्प्लेक्स जटिल हो गया था और अनरूली हो गया था। यहां पर सेंटेंस में एरर चुन लीजिए फटाफट से, फिर मैं बता रहा हूं सेंटेंस की हिंदी के अकॉर्डिंग। द रुइंस ऑफ द स्पिलवे, जो रुइंस थे, जो अवशेष थे उसके, वो एक वाइटल क्लू हैं जिन्होंने बताया कि इंजीनियर्स ने कैसे एक वाटर सिस्टम के साथ सामंजस्य बैठाया। कोप विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मेल बैठाना या सामंजस्य बैठाना। हाँ, ध्यान रखिए, अगर हम कोप विद की जगह पे कोप अप विद लिखें तो वो किसी इंसान के साथ मेल बैठाना होता है, उसके मत के साथ मेल बैठाना होता है। तो यहाँ पर कोप विद बिल्कुल सही है क्योंकि किसी चीज के साथ मेल बैठाया है। और यहाँ पर बस आपको एक बात ध्यान रखना है, दैट के बाद में जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, एक तो ये है, एक ही है, दो वर्ब दी हुई है, दोनों की दोनों एक ही टेंस में होनी चाहिए। यानी कि या तो आप कोप्ड का कोप कीजिए प्रेजेंट में, और दूसरा सेंटेंस जो है ये जो पहले वाला था अनफोल्ड वाला, या फिर इसे पास्ट कीजिए। कैसे पता लगे कि हम बी में एरर लगाएं या सी में एरर लगाएं, उसका आंसर केवल और केवल आपको हिंदी देगी। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसे ही पता लग जाएगा तो गलत सोचते हैं। थोड़ा सा हिंदी मीनिंग सभी को आना चाहिए ग्रामर के साथ साथ। तो बताता हूं मैं, स्पिलवे एक महत्वपूर्ण क्लू है जिसने अनफोल्ड कर दिया, जिसने सामने लाया किसी चीज को। सामने लाता है का सेंस नहीं है यहाँ पे, जो किसी चीज को सामने लाया। किस चीज को? खमेर इंजीनियर्स की एक नई जनरेशन को जिसने सामंजस्य बैठाया। दोनों में पास्ट का सेंस आ रहा है, इसलिए यहां पर भी आपको इसकी सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी, यानी कि एरर हुआ बी पार्ट में। ठीक है, तो अनफोल्ड का हो गया अनफोल्डेड। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। हमारा सेंटेंस है फिफ्थ। आंसर्स लगा रहे हो सभी? ध्यान रखिए इस चीज का, मुझे बाद में जरूर बताना है क्योंकि उसी से मुझे पता लगता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने सिंसियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट केवल और केवल उन स्टूडेंट्स के लिए डाल रहा हूं जो स्टूडेंट्स वाकई में सेलेक्ट होना चाहते हैं और बहुत जल्दी सेलेक्ट होना चाहते हैं और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं डेली टेस्ट के बेस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन टू योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर। आंसर चुन लीजिए अपना, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ, वीडियो पॉज कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हिंदी देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, तुम्हें आवश्यकता है कि तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी फॉर योर कंडक्ट, अपने बिहेवियर के लिए। कंडक्ट का मतलब बिहेवियर होता है, अपने व्यवहार होता है। विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी होगी ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर। एक तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, इस लेटर की प्राप्ति पर। यहां पर रिसीट का मतलब ध्यान रखिए, इस लेटर की रसीद इसका मीनिंग नहीं है। यहां पर इस लेटर का मीनिंग है इस लेटर की प्राप्ति पर। ये जो रिसीट है ये एक्चुअल में रिसीव वर्ब के नाउन के रूप में आया है। अगर रिसीट का मतलब यहाँ पर रसीद होता तो डेफिनेटली हम यहाँ पे द लगाते, लेकिन ये चूंकि प्राप्ति का सेंस दे रहा है, रसीद का सेंस नहीं दे रहा, इसलिए इससे पहले आपको द हटाना पड़ेगा। और इस बुक ने भी यही अपने सॉल्यूशंस में आंसर दिया हुआ है कि ऐसे यहाँ पर चेंज करना, और बिल्कुल सही सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। यहाँ पर रिसीट का मीनिंग लिख लीजिए। नॉर्मली रिसीट का मतलब होता है रसीद, लेकिन यहाँ पर लेटर की प्राप्ति का सेंस है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग प्राप्ति भी लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए 6th सेंटेंस पर चलते हैं। और 6th सेंटेंस हमारा कहता है कृष्णास स्टोरीज मी वेरी स्ट्रेंजली। ये जो स्टोरीज हैं इन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेंजली अफेक्ट किया। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पर आपको ये नया वर्ड आया था। यहाँ पर खमेर इंजीनियर्स, तो खमेर किंगडम था, एक राज्य था जिसका नाम दे दिया बस इन्हें, खमेर इंजीनियर्स बोल दिया। और एक ये स्पिलवे वर्ड है। स्पिलवे क्या है? जहां से पानी निकलता है। इसका मैं आपको कुछ दिखाता हूं ताकि आपको स्पिलवे याद रहे आगे हमेशा। ठीक है, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए, कहीं से भी जहां से भी पानी निकलने का रास्ता होगा, चाहे वो डैम में हो चाहे कहीं पर भी हो, उन्हीं चीजों को स्पिलवे कहते हैं। तो इस चीज के जो अवशेष मिले थे, जो बचा कुचा हिस्सा मिला था, उससे उन इंजीनियर्स के बारे में पता लगा था, खमेर इंजीनियर्स के बारे में, कि वो कितना कॉम्प्लेक्स काम कर सकते थे वाटर सिस्टम का। ठीक है, और इसके मीनिंग के बारे में बात करें तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए, अ पैसेज फॉर सरप्लस वाटर फ्रॉम अ डैम, यानी कि एक
किसी भी डैम से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, सरप्लस का मतलब अधिक, जरूरत से ज्यादा, सरप्लस का मीनिंग लिख लीजिएगा, जरूरत से ज्यादा इसका मीनिंग होता है जरूरत से ज्यादा पानी के लिए जो पैसेज होता है, यानी कि उसके गुजरने का जो रास्ता होता है, उसके निकलने का जो रास्ता होता है, उसको हम स्पिलवे बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका मीनिंग थोड़ा नया था इसलिए मैंने बता दिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम थे 6th क्वेश्चन पर, और 6th क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो है कृष्णा स्टोरीज मी वेरी स्ट्रेंजली। इसकी जो स्टोरी थी, कृष्णा जो भी नाम है ये, इनकी जो स्टोरी थी, इन्होंने मुझे बहुत ही अजीब तरीके से कुछ किया। क्या किया? मुझे इफेक्ट किया, मुझे चेंज किया, मुझे अफेक्ट किया, या मुझे अफ्लिक्ट किया। चारों का मीनिंग देख लीजिए, एकदम पता लग जाएगा। इफेक्ट और अफेक्ट का दोनों का मतलब तो होता है प्रभावित करना। ठीक है, चेंज का मतलब बदलना, और अफ्लिक्ट का मतलब पीड़ित होना। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मीनिंग लिख लीजिए। अफ्लिक्ट का के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो हमेशा विद आती है, फिक्स याद रखना है इसको। अफ्लिक्टेड विद का मतलब किसी चीज से जूझना या पीड़ित होना। ठीक है, अब बात करते हैं अफेक्ट और इफेक्ट में अंतर की। ध्यान रखिएगा, हमेशा ई वाला जो वर्ड होता है ये हमेशा नाउन होता है, यानी कि इससे पहले आप द वगैरह तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ईडी नहीं लगा सकते। ये चीज याद रखनी है। अगर कभी कोई वर्ब हो, केवल उसी में आप ईडी या आईएनजी लगा सकते हैं। और अफेक्ट जो है ये वर्ब है, मीनिंग दोनों का सेम है। इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन है इसका तो मतलब है प्रभावित करना, और इसका मतलब इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ये नाउन है। तो यहां पर हमें सेंटेंस में वर्ब की जरूरत है, इसी वजह से हम सी ऑप्शन चुनेंगे। अगर आप इफेक्ट में ईडी लगा रहे हैं या आईएनजी लगा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि इफेक्ट में ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नाउन है। नाउन में कभी भी ईडी आईएनजी नहीं आता। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस है शी पिप्ड हर राइवल ब्लैंक द गोल्ड मेडल। अब यहाँ पर इसका जो PIP, केवल इसका फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग लिखना है। जब भी आप मीनिंग लिखें केवल फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग लिखें। आंसर लगा दीजिए पहले तो वीडियो पॉज करके, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। PIP इसका जब भी मीनिंग लिखेंगे, फिलहाल यहाँ पर जो इस सेंटेंस में मीनिंग लग रहा है वो है बहुत कम अंतर से हराना। इसने बुक ने सोल्यूशन दिया हुआ है, वो सही दिया हुआ है यहाँ पर। तो सेंटेंस है उसने अपने राइवल को, राइवल होता है प्रतिद्वंद्वी, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को या विरोधी को गोल्ड मेडल के लिए हरा दिया। ठीक है, अब हराया किसके लिए? गोल्ड मेडल के लिए, यानी कि इनके बीच में इस चीज के लिए फाइट हो रही थी, यानी कि फर्स्ट प्राइज के लिए फाइट हो रही थी। तो यहाँ पर आपको सिंपल फ्लो के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब प्रीपोजिशन आ रही है वो लगानी है, क्योंकि कोई प्रीपोजिशन यहाँ पर फिक्स नहीं है। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा C 4। शी पिप्ड हर राइवल फॉर द गोल्ड मेडल। उसने गोल्ड मेडल के लिए अपने राइवल को हरा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स। सुबह तक जो फ्लड्स की, यानी कि जो बाढ़ की उग्रता थी, फ्यूरी का मतलब यहाँ पर लिख लीजिए उग्रता या भयावहता, आप नहीं लिख सकते हैं। ये कुछ क्या हुई इसके आंसर से है। आंसर लगाइए फटाफट से, फिर मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ। तो देखिए, अबेट का मतलब कम होना, एब का मतलब उतार, लहरों का उतार जो होता है उसको हम एब बोलते हैं। एब एंड फ्लो एक फ्रेज भी है, एब एंड फ्लो, EBB एब एंड फ्लो। इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव या ज्वार भाटा टाइप, आपने सुना होगा जो समुद्र में आता है। ठीक है, रिसीड का मतलब कम होना, और रिटायर का मतलब रिटायर हो जाना। तो फ्लड्स वगैरह एब तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये एब एंड फ्लो जो है वो समुद्र की लहरों के से रिलेटेड होता है। फ्लड के लिए यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, रिटायर भी नहीं आएगा। अब आंसर है A और C में से। अब आपको बस इनका मीनिंग समझना है, क्योंकि दोनों का मीनिंग कम करना होता है, कम होना होता है। तो इसमें से ये आंसर है। तो इसके आंसर के लिए हम जरा इनके मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास अबेट दिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट और सवियर, यानी कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई हो या दुखद हो गई हो। सवियर का मतलब बहुत गंभीर और बहुत खतरनाक हो गई हो और दुखद हो गई हो, उसको बिकम लेस इंटेंस इन, हाँ ठीक है, उसको कम हो जाना, उसकी इंटेंसिटी, उसकी गंभीरता कम हो जाना। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई हो और दुखद हो गई हो तो बाढ़ में ये चीज बिल्कुल लग सकती है। इसी वजह से यहाँ पर अबेट आंसर आ सकता है। अब देख लेते हैं एक बार रिसीड। ठीक है, रिसीड का जो मतलब है वो होता है गो और मूव बैक फर्दर अवे फ्रॉम ए प्रीवियस पोजीशन, यानी किसी पुरानी स्थिति से दूर चले जाना। अब यहाँ पर बाढ़ के दूर चले जाने का सेंस नहीं है, उसका कम होने का सेंस है। हालांकि ग्रेजुअली डिमिनिश, ग्रेजुअली कम होना, धीरे धीरे कम होना भी इसका मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर फीलिंग या संभावना से रिलेटेड कोई सेंस आएगा। और वहां पर जो अबेट का जो मीनिंग था,
अबेट का मीनिंग था हमारा किसी गंभीर चीज का या किसी दुखद चीज का कम हो जाना। तो यहाँ पर हालांकि दोनों का मतलब डिमिनिश या कम होना है, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे होता है, डिमिनिश का मतलब कम होना या खत्म होना होता है। लेकिन चूंकि ये पॉसिबिलिटी किसी संभावना या किसी फीलिंग या किसी क्वालिटी से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको ना लगा करके अबेट लगाएंगे, क्योंकि वो दुखद या सवियर यानी कि गंभीरता के सेंस में था। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आपको पता लग ही गया होगा इस सेंटेंस को देख करके, दोनों मीनिंग को। मीनिंग भी आपने लिख लिए हैं, वीडियो पॉज करके देख लेना, जो जिसको इंग्लिश में हिंदी में मीनिंग लिखना है मैंने दोनों में बता दिए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम डिजायर ऑफ ऑल्ट्रुइज्म एंड। अब ऑल्ट्रुइज्म का सबसे पहले तो मीनिंग लिख लीजिए, बट मीनिंग से पहले आंसर लगा लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। ठीक है, ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकार, पर उपकार यानी कि दूसरे पर उपकार करने की भावना। एंड अब दूसरा इसमें क्या आना चाहिए, यहां पर ब्लैंक में दूसरा देखिए, कोमा के बाद जो आना चाहिए, जो कार्य है वो गाइड होना चाहिए, यानी कि उसके लिए क्या होना चाहिए इंसान के अंदर। एक तो परोपकार की भावना होनी चाहिए, एक होनी चाहिए मानव सेवा, आजादी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, या एबिलिटी का मतलब योग्यता। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर लग रहा है। दूसरी बात, वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम, कैसी डिजायर, किस तरह की डिजायर से गाइड होना चाहिए। एक तो जेन्युइन का मतलब सच्चा या वास्तविक, यानी कि सच्ची डिजायर होनी चाहिए अंदर। गुड का मतलब अच्छी डिजायर होनी चाहिए अंदर। फॉल्स का मतलब गलत डिजायर होनी चाहिए अंदर। या शैलो का मतलब ऊपरी या बाहरी, बाहरी डिजायर, ऊपर ऊपर से दिखने वाली डिजायर होनी चाहिए, गहरी नहीं होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बैठ रहा है पहला, फर्स्ट इसका आंसर है। कार्य आप कोई भी कर रहे हैं वो गाइडेड किसके द्वारा होना चाहिए, एक तो सच्ची इच्छा के द्वारा, और वो इच्छा भी किसकी हो, एक तो परोपकार की हो और एक मानव सेवा की हो। तो फिलैंथ्रोपी का मतलब आप लिखेंगे मानव सेवा। तो इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स थे, इन्हीं पर ये क्वेश्चन था, तो आंसर हो गया इसका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी और आपके आज के टेस्ट का भी। ठीक है, शिप्स आर बाय जायंट इंजन्स। तो शिप्स को चलाया जाता है किसके द्वारा, बड़े बड़े इंजन्स के द्वारा। तो जायंट का मतलब बड़े या विशालकाय होते हैं, तो शिप्स को चलाया जाता है बाय जायंट इंजन्स। तो चलाए जाने का सेंस सिंपल सा है यार, कि यहाँ पर ड्राइव की थर्ड फॉर्म आ जाना चाहिए, शिप्स आर ड्रिवन बाय जायंट इंजन्स। तो इसका आंसर हो गया चौथा। सेल का मतलब नाव चलाना या समुद्री यात्रा करना। ड्रैग का मतलब खिसकाना, घिसराना या खींचना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और पुल का मतलब भी खींचना होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शिप्स को चलाया जाता है बड़े बड़े इंजन्स के द्वारा, तो यहाँ पर ड्राइव आ जाएगा इसका मीनिंग। तो यहीं पर आपके इस सेट का ग्रामर का पहला पोर्शन खत्म हुआ। अब इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा पोर्शन दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसमें इसी सेट का, सेकंड सेट का बुक का, देखते हैं कहाँ पर है हमारे ये इम्प्रूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर, लेट्स जस्ट सी, चलिए कोई नहीं, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे इसको। ठीक है, तो आपको फिलहाल क्या करना है, फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। तो आज के जो 10 क्वेश्चंस में आपके जितने मार्क्स आए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं और मिलते हैं कल। ओके, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।